Hello students, welcome to our channel MRS Tutorial. MRS Tutorial has announced its full syllabus crash course of chemistry free of cost for NEET and JEE Sprints of 2020 on our YouTube channel by Dr. Mukesh Sachdeva sir. वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, ऐसे प्रॉब्लम जो रिएक्शन पर आधारित होते हैं, केमिकल रिएक्शन पर, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम। वॉल्यूमेट्रिक जिसमें हम दो सॉल्यूशन को टाइट्रेट कराते हैं आपस में, जिसमें एक नोन और दूसरा अननोन, एक ऑक्सीडाइजिंग तो दूसरा रिड्यूसिंग, एक एसिड तो दूसरा बेस या नॉन रिडॉक्स, कोई भी हो सकता है। तो चाहे रिएक्शन वॉल्यूमेट्रिक का हो चाहे वो स्टोइकियोमेट्रिक का हो, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन हमेशा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से ही होगा। जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा इक्विवेलेंट कंसेप्ट से ही रिएक्ट करेंगे। मतलब ये पूरा टॉपिक आधारित किस पर है? हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। देखो कंसेप्ट तो बस 2 लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगते हैं। लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल 2 लाइन का है कि जब भी दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो इनका रिएक्शन इक्विवेलेंट कंसेप्ट से ही होगा। बराबर बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे और बराबर बराबर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे वो एसिड बेस का हो, चाहे वो रिडॉक्स का हो, चाहे वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे इडियोमेट्रिक के प्रॉब्लम हो, चाहे थर्मोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हो, कोई भी रिएक्शंस होगा तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से ही होगा। दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर 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 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, बराबर बराबर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, अब बन क्या रहा है? अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अमोनिया। हाँ, बैलेंस है कि नहीं पहले बताओ। हाँ, बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनिया का, ये मोल कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट है। मोल में हमेशा रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से ही होता है, इस स्टोइकियोमेट्री के अनुसार ही होता है। और बैलेंस की स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है? नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो अमोनिया का। अच्छा, क्या इसको हम मोल को हम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, क्या इसको हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं? क्या ये हम कर सकते हैं नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से कर रहा है, तो अमोनिया का कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी गैस सेम कंडीशन पर है, कोई भी गैस हो, कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम रेशियो इज द मोल रेशियो। एवोगाड्रो लॉ नाम सुना है ना? तो एवोगाड्रो लॉ के अनुसार कंडीशन सारी गैस की सेम है, तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। इसलिए हम कह सकते हैं नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से करता, तो अमोनिया का। अच्छा, इसको हम नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो अमोनिया का। ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अच्छा, क्या ये हम कर सकते हैं नाइट्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन के 3 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो अमोनिया का 2 ग्राम बनता है? नहीं कर सकते। एक्चुअली बैलेंस की जो स्टोइकियोमेट्री होती है, ये मोल का रेशियो होता है, वॉल्यूम का भी रेशियो होता है, नंबर का भी रेशियो होता है, लेकिन वेट का रेशियो, दिस इज द मोल कंसेप्ट। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा? इक्विवेलेंट कंसेप्ट बोलता है कि जब भी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बराबर बराबर इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेंगे। जितना इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का यूज होगा उतना ही हाइड्रोजन भी यूज होगा, उतना ही इक्विवेलेंट अमोनिया भी बनेगा। मान लो नाइट्रोजन का 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का भी 1 ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। तो भले कितना मिलाओ, कितना मिलाओ, इक्विवेलेंट बराबर ही यूज होगा। जितना इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का यूज होगा उतना ही हाइड्रोजन का भी यूज होगा, उतना ही इक्विवेलेंट अमोनिया बनेगा। मतलब इक्विवेलेंट्स में स्टोइकियोमेट्री का कोई मतलब, कोई लेना देना। इसका मतलब इक्विवेलेंट से क्वेश्चन लगाने के लिए हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम को तुम 2 कंसेप्ट से लगा सकते हो, 2 कंसेप्ट, एक मोल कंसेप्ट, दूसरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। हाँ, यदि तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस है, सिंपल बैलेंस हो जाता है, तो मोल कंसेप्ट लगा, कोई दिक्कत नहीं, और आसान भी है।
हाँ, यदि कोई रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस का कोई रास्ता तुमको नहीं दिख रहा है, तो सबसे आसान है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अच्छा, बैलेंस को तुम इक्विवेलेंट से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, लेकिन जो अनबैलेंस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, उन सारे रिएक्शन को तो इक्विवेलेंट से ही लगाना चाहिए। तो जितना देर तुम बैलेंसिंग में लगाओगे उतने देर में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं? तो स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम लगाने के दो कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट। मोल कंसेप्ट तब लगाना जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए, तो मोल कंसेप्ट ट्राई करो, और नहीं तो फिर इक्विवेलेंट। अच्छा, मोल कंसेप्ट से लगाओगे तो स्टोइकियोमेट्री को ध्यान में रखना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और इक्विवेलेंट से लगाना है तो बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, करना ही नहीं, बिना बैलेंस के ही क्वेश्चन लगा देना। कैसे लगा देना? बराबर बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट कराना, अब उतना ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाना। जितना इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का यूज होगा उतना ही हाइड्रोजन यूज होगा, उतना इक्विवेलेंट अमोनिया बनेगा। तुमने मान लो नाइट्रोजन का 5 इक्विवेलेंट मिलाया और हाइड्रोजन का 2 इक्विवेलेंट मिलाया, तो इसका 2 ही से रिएक्ट करेगा और इसका 2 इक्विवेलेंट बनेगा, मतलब ये पूरा खप जाएगा और ये 3 इक्विवेलेंट बच जाएगा, और जो पूरा खप गया वो लिमिटिंग हो गया। जो जिसका अमाउंट कम इक्विवेलेंट में लिया जाता है वो पहले खप जाता है, वो लिक्विड, वो होता है लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के अंदर, वो कहलाता है लिमिटिंग, और लिमिटिंग ही डिसाइड करता है कितना इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बात समझे कि नहीं? अब चूंकि हमको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए। क्या चाहिए? नंबर। तो ये तुम इक्विवेलेंट से लगा रहे हो, जब इक्विवेलेंट रिएक्शन लगा रहे हो तो तुमको सबके इक्विवेलेंट निकालने आने चाहिए, और इक्विवेलेंट निकालने के 4 फॉर्मूले रट लो और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाते जाओ, क्वेश्चन तुम्हारा लगता जाएगा। चाहे वॉल्यूमेट्रिक, चाहे इडियोमेट्रिक, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक, थर्मोकेमिस्ट्री, सब क्वेश्चन लगते जाएंगे लाइन से। हाँ देखो, हमको इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर इक्विवेलेंट निकालने के तुम्हारे 4 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से बताओ जल्दी। हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के 4 फॉर्मूले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लगाने के 4 फॉर्मूले। और ये 4 फॉर्मूले कैसा? एक फार्मूला वेट में है, एक फार्मूला गैस के लिए है, एक फार्मूला सोल्यूशन के लिए है, और एक फार्मूला मोल के लिए है। 3 अवस्थाएं होती सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 3 अवस्थाओं के 3 फॉर्मूले, और चौथा फार्मूला मोल में दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम मोल से नहीं लगाना चाहते, मोल से नहीं लगाना चाहते, तुम लगाना चाहते इक्विवेलेंट से, तो मोल को इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए चौथा फार्मूला दिया गया है। अब इसी 4 फार्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन लगेंगे। हम तुमको हर सारे वैरायटी के क्वेश्चन लगा के दिखा देते हैं, चाहे थर्मो का हो, चाहे इडियोमेट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम एक एक लगा के दिखा देते हैं। कंसेप्ट यही लगेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। याद रखना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसमें ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट काम ना है। बस शर्त क्या है? रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए, पूरी तरह से रिएक्ट हो जाना चाहिए, मतलब वो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल ना हो, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, और जहाँ रिएक्शन कंप्लीट होता है उसमें एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट का मतलब रिएक्शन का एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहाँ तुम आँख मूंद के लगा दो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, बोलने को तो फट से बोल देते हो, लेकिन लगाते समय स्टूडेंट डरता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है मेरी बात पर, और इसी वजह से जब डर आ गया लगाते समय तो आंसर आता ही नहीं है, और यही चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमको सबसे आसान लगता है ये चैप्टर, कारण हमको डर नहीं लगता। और तुम्हारे हमारे में यही फ़र्क है बस। अभी तुमसे पूछेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, बता भी दोगे, फार्मूले भी 4 बता दोगे, वैलेंसी फैक्टर से बता दोगे, लेकिन लगाते समय डर हो ही नहीं सकता है इतना आसान। किस बात को समझता है ऐसी कि इतना आसान कैसे हो सकता है? ऐसे भी लोग हैं कि इतना आसान कैसे हो सकता है, हम तो सोचे भी नहीं थे, और इसी वजह से भी नहीं लगा पाते लोग, जबकि है बहुत इजी है। बस एक विश्वास करके इसको जो बोले उस पर चल पड़ो, देखो आंसर कैसे नहीं आएगा, सामने देखो। हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाने के लिए तुमको पहले चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला बोलो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब पता पीछे तो हम इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ाए थे, इसलिए पढ़ाए थे। अब तो इक्विवेलेंट वेट सीख चुके हो, तो बस वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, नंबर इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, मान लो तुम्हारा रिएक्टेंट गैस है, गैस, हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP डिवाइडेड बाई
इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस NTP। और देखो इस कंसेप्ट से तुम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम छोड़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन भी लगा सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ये स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए, ये कंसेप्ट आगे भी काम आता है। हाँ, जब आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा ना तो उसमें इसको यूज़ कर लेंगे फिर से, लेकिन कंसेप्ट यही है। ये कंसेप्ट तुम सब जगह लगा सकते हो जहाँ रिएक्शन कंप्लीट होता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, कंबशन, किसी का तुम कंबशन कराते हो, कंबशन इज द कंप्लीट रिएक्शन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का तुम कंबशन कराते हो तो कंबशन क्या है? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बता, रिएक्शन कंप्लीट हुआ ना, एंड आ गया ना, लगा दो लॉ इक्विवेलेंट। एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, लगा दो। रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है, लगा दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। जब भी तुम कराते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, वहाँ लगा दो। बोलो, लेकिन जहाँ रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन जो रिवर्सिबल होता है, गैल्वेनिक सेल के जो रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, वो कंप्लीट, वहाँ ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। दो ही लॉ है फिजिकल केमिस्ट्री को कैप्चर करके रखा हुआ है, पूरा बांध के रखा है। एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ मास एक्शन। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, दो ही रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो, रिवर्सिबल है तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो किस लिए रिएक्शन की? इरिवर्सिबल, जो कंप्लीट होता हो उसकी बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल में इसको मत लगा देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा फिर तो। हाँ, रिवर्सिबल में भी ये कंसेप्ट लगा सकते हो यदि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है वो रिएक्शन कंप्लीट की तरफ पहुंच जाता है, कंप्लीट, नियरली कंप्लीट हो गया, वहाँ भी लगा दो, आंसर तो मिल ही जाएगा। बोलो। हाँ, तीसरा फार्मूला है सॉल्यूशन के लिए इक्विवेलेंट निकालने का, नंबर इक्विवेलेंट निकालने का, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और चौथा फार्मूला मोल, हाँ, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये चार फार्मूले, इस चार फार्मूले का हेल्प लेकर के तुम क्वेश्चन को लगा सकते हो। अच्छा, तुमको यहाँ नॉर्मलिटी लिखना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मोलरिटी दे रखा है, क्या रखा है? तो नॉर्मलिटी में चेंज कर लो। कैसे? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया, क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। रखना क्या है? इक्विवेलेंट वेट, तो उसको चेंज करो। हाँ, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, तुमको यहाँ इक्विवेलेंट वॉल्यूम रखना है और दिया मोलर वॉल्यूम, क्वेश्चन में लिया मोलर वॉल्यूम, रखना क्या है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहाँ रखना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम रखना है। और दिया क्या है? मोलर वॉल्यूम। पता, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है, कितना? भाई वो तो फिक्स है, ना भी दिया रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गैस है तो 1 मोल का वॉल्यूम तो फिक्स है 22, लेकिन तुमको रखना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और वहाँ तुमको पता है मोलर वॉल्यूम, क्या करोगे? क्या करोगे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। चलो, इसका मतलब हर बार वैलेंसी फैक्टर आ रहा है, इसमें वैलेंसी फैक्टर है छिपा हुआ है, इसमें वैलेंसी फैक्टर छिपा हुआ है, इसमें वैलेंसी फैक्टर छिपा हुआ है, सब तो छिपा वैलेंसी फैक्टर है। मतलब ले दे के बात अब आ गई वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब तुमको वैलेंसी फैक्टर निकालने आना चाहिए। फिर तुमने वैलेंसी फैक्टर गड़बड़ किया तो नंबर इक्विवेलेंट क्या होगा? गड़बड़। और नंबर इक्विवेलेंट तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जानते हुए भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, आंसर नहीं आएगा। तो मतलब मेन पॉइंट अब कहाँ फंसा? वैलेंसी फैक्टर। ये है तुम्हारा मेन पॉइंट, वैलेंसी फैक्टर। ये क्या है वैलेंसी फैक्टर? इसी को हम लोग एंड फैक्टर भी बोलते हैं। अरे पिछले टर्न पर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाते समय वैलेंसी फैक्टर नहीं बताए थे, तो वही तो है वैलेंसी फैक्टर, वही तो है। क्यों हम कंटिन्यू कर दिए? पिछले लेक्चर के बाद हमने इसको क्यों पढ़ाया वॉल्यूमेट्रिक? ताकि दोनों का रिलेशन है। अब मान लो बीच में गैप आ जाता तो वैलेंसी फैक्टर तुम भूल गए होते और फिर हमको दिक्कत हो जाती, तो इसलिए हमने तुरंत इसको ये टॉपिक उठा लिया ताकि हम उसका फ़ायदा यहाँ उठा लें। हाँ, ये बताओ वैलेंसी फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इन रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर। हाँ, पर का मतलब क्या? वो एलिमेंट है तो पर एटम,
वो आयन है तो पर आयन, मालिक्यूल है तो पर मालिक्यूल, कंपाउंड है तो पर कंपाउंड, मतलब पर होना चाहिए बस, पर 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 पर। क्या करें, एक ही बार में हो गया ना। एलिमेंट है तो पर एटम, मालिक्यूल है तो पर मालिक्यूल, आयन है तो पर आयन, और कंपाउंड है तो पर कंपाउंड, पर मोल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, द मालिक्यूल्स कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पोर्शन हो गया ना। बोलो समझ में आया? चलें आगे, समझ में आ रहा है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन पर एटम, पर मॉलिक्यूल, पर आयन, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe2O3 में, जो Fe3O4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब पता इसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एलिमेंट है ना ये। एलिमेंट मतलब एक ही तरह के एटम से बना हो, कोई भी सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से बना तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब हमको इसका निकालना वैलेंसी वेक्टर, ठीक है। मतलब फ्री एटम पर कोई चार्ज होता है क्या, जीरो, लेकिन ये फ्री नहीं है, किसी से बंधन बनाया, जो दोस्ती किया है, तो जब दोस्ती करेगा तो उस पर अच्छा बुरा आएगा इसके अंदर। तो पता इसमें कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना चार्ज है नहीं पता, कोई बात नहीं। 3x मान लो, x इंटू 3, ऑक्सीजन में कितना है -2, संख्या कितनी 4, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई, बोलो 8/3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 8/3, जबकि इसका कितना है 0। और याद करो हमने कहा था जिस एटम में चेंज आए वो एटम बैलेंस होना चाहिए। हाँ बताओ कितने आयरन है यहाँ, तो 3 करो। जिस एटम में चेंज आए वो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है। अच्छा एक आयरन का 0, तीनों का 0, एक का 8/3 तो 3 का 8, यानी कि चेंज कितने का हुआ 8 का। कितने आयरन से, 1 से 8/, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 8/3, ये हो गया पर एटम, क्योंकि एलिमेंट है ना, पर एटम। मान लो इस जगह कोई आयन होता, तो मान लो इस जगह ऑक्सिलेट होता, ये आयन है, देखो इसमें कार्बन का +3 है और ये जाएगा +4 में, +4 में जाएगा क्योंकि कार्बन का +4 स्टेबल है। ये तो हमको याद होना चाहिए, कार्बन का +4 स्टेबल है, वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी। जब ये 3 से 4 में जा रहा है, इस ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है, तो जिसमें भी चेंज आ रहा है वो बैलेंस होना, कितने कार्बन यहाँ, तो 2 करो, 1 का 3, 2 का 6, 1 का 4, 2 का 8, पता कितने का चेंज, कितने आयन से, 1 आयन से 2 का चेंज, पर आयन 2 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा m/2, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट हो जाएगा। फार्मूला वेट मतलब उसका एटम का फार्मूला, एटॉमिक वेट अपॉन 8/3, इसका इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन 8/3, इसका इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट अपॉन 2। नहीं समझ में आया? अच्छा मान लो कोई मॉलिक्यूल दे दे, कोई मॉलिक्यूल दे दिया, देखो सबको बता रहे, एक एलिमेंट का भी केस ले लिया, आयन का भी केस ले लिया, एक मॉलिक्यूल का भी ले लेते हैं, सारे एग्जांपल दिखा देते हैं कि करके। मॉलिक्यूल समझो तुम्हारे सामने रख दिया, मॉलिक्यूल सोडियम थायोसल्फेट, और ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम सल्फाइड में, Na2SO3 में। मान लो वो रिएक्शन दिया रहेगा, वहां पर क्या हो रहा है पता चलना चाहिए तुमको। हाँ यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ सल्फर का है +4, चेंज है ना, और जिसमें चेंज है वो बैलेंस होना, कितने सल्फर यहाँ, तो 2 कर दो। ये याद रखना, जिस एटम में चेंज आए वो बैलेंस होना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं। हाँ एक सल्फर का 2, तो 2 का, 1 का 4, 2 का, कितने का चेंज, कितने का चेंज, 4 का, कितने से, तो 1 से 4 का चेंज, पर मॉलिक्यूल 4 का चेंज, पर मॉलिक्यूल 4 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर 4, इक्विवेलेंट वेट m/4, m इज द मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला वेट, मोलर मास, मोलर मास बोलो चाहे माल का वेट बोलो चाहे फार्मूला वेट बोलो, /4। आया समझ में? अच्छा मान लो कोई कंपाउंड दे दिया, चलो कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे कंपाउंड दे दिया Na2, मान लो दे दिया मोहर साल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट,
6H2O। ये है मोहर सॉल्ट, और इसका रिएक्शन तुमने करा दिया केमिनोफोर के साथ, डाइक्रोमेट के साथ, किसी ऐसे एजेंट के साथ जिसका नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। सामने देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनोगे नहीं, क्वेश्चन लगेगा नहीं, मजा आएगा नहीं, फिर बैठने का फायदा क्या हुआ। ये है मोहर सॉल्ट, तुमने इसका रिएक्शन कराया किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज किसको करेगा, आयरन को, +2 से +3 में, और बन जाएगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल ट्राइस। इसका ऑक्सीडेशन होगा, इन सब का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों, सल्फर ऑलरेडी 6 में पहुंच चुका है अपने टॉप वैल्यू पर, इसके ऊपर जा नहीं सकता। नाइट्रोजन का -3 हाईली स्टेबल है, इसलिए न तो इसमें चेंज आएगा, न तो इसमें चेंज आएगा, न इसमें, केवल फेरस से जाएगा फेरिक में। बोलो क्लियर। हाँ, अब पूछ रहा है इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। हाँ, चूंकि आयरन 2 से 3 में जा रहा है, आयरन का चेंज है, तो जिसमें भी चेंज है वो बैलेंस होना। कितना आयरन है यहाँ, तो 2 करो। हाँ, एक आयरन का 2 पॉजिटिव, 2 आयरन का 4 पॉजिटिव, 1 का 3, 2 का, कितने का चेंज, कितने से, 2 से। देखो 2 से 1 से, 1 का चेंज पर कंपाउंड, 1 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर 1, और इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला वेट बाई 1। बोलो समझ में आ रहा है। तो चाहे एलिमेंट हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, सब में वही कंसेप्ट है। जैसे समझो कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो रहा है एनिलीन में, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो रहा है एनिलीन में, बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तुमसे, निकाल सकते हो। हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन पर निकालो नाइट्रोजन का। याद करो, हमने कहा था फिनाइल को +1 मान लिया करो, नाइट्रोजन का पता नहीं, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन का -2, 2 है तो -4, पूरा न्यूट्रल है, नेट 0, सॉल्व करो x की वैल्यू प्लस, हाँ, और इसका निकालो -3। कैसे, ये पूरा +1 मान लो, नाइट्रोजन का पता नहीं, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नॉन मेटल से, तो मतलब यह +1 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो +2, और पूरा न्यूट्रल, नेट 0, सॉल्व करो x की वैल्यू -3। बताओ नाइट्रोजन में चेंज है, जिसमें भी चेंज है बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है, एक नाइट्रोजन बैलेंस है। बताओ कितने का चेंज, 6 का चेंज, कितने से, 1 से 6 का चेंज, पर मॉलिक्यूल 6 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर 6, इक्विवेलेंट वेट हो गया फार्मूला वेट बाई 6, मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। आया समझ में। अच्छा, तुमने वैलेंसी फैक्टर निकाला रिडॉक्स रिएक्शन में, अब तुमको निकालना है वैलेंसी फैक्टर एसिड बेस रिएक्शन में। कोई एसिड बेस रिएक्शन है नॉन रिडॉक्स, उसमें निकालना है वैलेंसी फैक्टर। हाँ बताओ, एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या, बेसिसिटी। एसिड का वैलेंसी फैक्टर उसकी, ये बेसिसिटी का मतलब क्या, उसका एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन देगा, जितने H+ आयन देगा पर मॉलिक्यूल, वो है उसकी बेसिसिटी। अब जैसे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो पता इसका एक मॉलिक्यूल कितने H आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी हो गई इक्विवेलेंट वेट m/2। लेकिन मान लो किसी रिएक्शंस में ये कन्वर्ट हो रहा है NaHSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तब तो यहाँ तो उसने एक ही H आयन खोया है, एक ही H आयन लॉस किया। अब इस रिएक्शंस में इसका वैलेंसी फैक्टर अब 1 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1 हो जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कोई फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर फिक्स नहीं है। क्या चीज़ बदल सकती है, वैलेंसी फैक्टर बदल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बदल जाएगा, नॉर्मलिटी बदल जाएगी, इक्विवेलेंट बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलरिटी, ये बदलता नहीं है, ये हमेशा फिक्स होता है। याद रखना, ये ऐसे प्रॉपर्टी है जो बदलती नहीं है, हमेशा फिक्स रहेगी। मोल, एक ही मॉलिक्यूल का रिएक्शन में मोल फिक्स रहेगा, मोलरिटी
मॉलिक्यूलर वेट यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट फिक्स रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट बदल जाएगा। क्यों? वैलेंसी फैक्टर बदल जाएगी। बात सही है कि नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेंट की फिक्स रहती है? एलिमेंट की एटॉमिक वेट हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट फिक्स, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के नेचर पर। जैसा रिएक्शन वैसा इक्विवेलेंट वेट, वैसा वैलेंसी फैक्टर। हाँ, अब मान लो मेरे सामने CO2 रख दिया, अब पूछ रहा है इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ, और इसका रिएक्शन हो किसके साथ रहा है? बेस के साथ। सामने कौन बैठा है? NaOH। ठीक है। हाँ, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? अब बताओ, ये CO2 रिएक्शन हवा में हो रहा है कि पानी में हो रहा है? तो जब पानी में हो रहा है तो ये पानी में डुबकी जब लगाएगा तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका एक मॉलिक्यूल कितने अचान दे सकता है? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। लेकिन एग्जामिनर ने रिएक्शन दिखा दिया कि जब इससे रिएक्ट कर रहा है उस दौरान NaHCO3 बन रहा है। अब चूंकि इस रिएक्शंस में 2 में से एक ही अचायन खोया है, एक अचायन बचा के रखा हुआ है। देखो, बोलो, 2 में से एक ही H+ खोया है, एक बचा के रखा है, मतलब एक ही ने H+ दिया है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1, इक्विवेलेंट वेट M/1 हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि ये ना लिख करके Na2CO3 बन रहा है, तब इसका मतलब दोनों के दोनों H+ सोडियम ने ले लिया, 2 H+ खो दिया, पर मॉलिक्यूल 2 H+ दे दिया। अब इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M/2। नहीं समझ में आया? तो वहां तुमको रिएक्शन को देखना होगा कि जिसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है क्या बन रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है कि सोडियम कार्बोनेट बन रहा है? फिर कहोगे इसका मतलब प्रोडक्ट दिया रहेगा तब ना। बोलो, हाँ दिया रहेगा, लेकिन एग्जामिनर होशियार है, वो प्रोडक्ट भी छुपा दे तब, प्रोडक्ट भी ना बताए तब। तो उस केस में देखना इसके 1 मोल से 1 मोल कर रहा है कि 2 मोल। यदि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ही H+ निकलेगा, और तुमने 2 मोल से कराया तो दोनों निकल जाएगा। ये भी तो है। समझ में आया? एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमाएगा तुम समझ लो पहले उसको, कि हो सकता है प्रोडक्ट देख के निकालना पड़े, हो सकता है इसको देख के निकालना पड़े। तुमको मालूम है कि इसका एक मॉलिक्यूल पानी में जाके 2 H+ दे सकता है, लेकिन देगा उतना जितना तुम मिलाओगे। तुमने 2 मोल मिलाया तो दोनों देगा, 1 मिलाओगे तो 1 देगा। अब मान लो ऐसे इस तरह से लिखा है तो M/1, और ऐसे लिखा है तो M/2। अच्छा, चूंकि CO2 गैस भी है, CO2 तो गैस भी है, और गैस के अमाउंट को तुम वेट से भी दर्शा सकते हो और वॉल्यूम से भी दिखा सकते हो। मतलब एग्जाम में इक्विवेलेंट वेट भी आ सकता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी आ सकता है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मोलर मास, 1 मोल का मास। और तुमको इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है तो मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बताओ, CO2 गैस है तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। मान लो तुमने 1 मोल से कराया, 1 मोल के साथ, तो बताओ इसका कंसेंट्रेटर 1 हो जाएगा। इसका कंसेंट्रेटर क्या 1, क्योंकि एक ही अचायन देगा इसको, तो इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर NTP पर। मान लो तुमने इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्शन करा रहे हो, तो दोनों H+ देगा। वैलेंसी वेक्टर क्या है? तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा मोलर वॉल्यूम बाई 2, 11.2 लीटर एट NTP। इसका मतलब हमको रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना होगा, क्या रिएक्शन हो रहा है, उसी के अनुसार वैलेंसी फैक्टर डिसाइड होगा। और वैलेंसी फैक्टर डिसाइड हो गया तो इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ गया, और जहां इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम आ गया तो समझो लाइन क्लियर हो गई अब तो। अब सीधे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओ और नंबर इक्विवेलेंट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मेन रुकावट तुम्हारी है वैलेंसी फैक्टर में। अब वो भी वैलेंसी फैक्टर गलत कहाँ से होता है? जब तुम रिएक्शन को पहचान नहीं पाते हो कि आखिर इसका एक मॉलिक्यूल 1 अचायन दे रहा है कि 2 अचायन दे रहा है। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, तो किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर उस एसिड की बेसिसिटी कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन देगा, जितने भी H+ आयन सामने वाले को देगा वो है उसका वैलेंसी फैक्टर, यानी एसिड की बेसिसिटी। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, बेस का वैलेंसी फैक्टर उसकी एसिडिटी, बेस का वैलेंसी फैक्टर उसकी कि उस बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH आयन देगा, वो है उसका बेस की एसिडिटी या वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, NaOH का वैलेंसी फैक्टर बताओ।
अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताओ, अच्छा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बताओ। कितना आसान है ना, लेकिन एग्जामिनर ने सोडियम कार्बोनेट दे दिया। आप बताओ, इसमें तो वैसे दिख नहीं रहा, इसमें तो बड़ा दिख रहा था, इसमें तो दिख रहा था, दिमाग भी तेज चल रहा था, इसमें तो वैसे नहीं है। अब क्या करोगे? जब नहीं दिख रहा है तो क्या करो, उसको पहले पानी में डालो, डाल के पहले इसको तोड़ो। तोड़ने के बाद इस पर क्या फिल्म बनेगी वाटर की। कोई भी सॉल्ट को पानी में डालो, पहले आयनों में टूटेगा, टूटने के बाद वाटर की फिल्म बन जाएगी। फिल्म बनने के बाद ये जो आयन्स है फिल्म को तोड़ेगा। क्या तोड़ने में कामयाब होगा? ये आयन्स फिल्म को तोड़ने में कामयाब होगा? डिपेंड करता है, स्ट्रांग है तब तो होगा। अच्छा स्ट्रांग दोनों है कि कोई एक है? सोडियम की कार्बोनेट, हाँ ये स्ट्रांग है। क्यों? ये आया कहाँ से है? कार्बोनिक एसिड से। ये आया कहाँ से है? NaOH से। आखिर इन दोनों के मिलने से ना ये बना है। क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है तो कंजुगेट एसिड क्या होगा? वीक। और ये वीक एसिड तो कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रांग। और ये स्ट्रांग होने की वजह से इस वाटर की फिल्म को तोड़ेगा। अच्छा तोड़ने के बाद बताओ, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 H+ आयन को अपनी ओर खींचेगा। मान लो इसने अभी एक ही वाटर तोड़ा, एक वाटर तोड़ा और तोड़ करके एक H+ आयन ले लिया तो HCO3- बन जाएगा। अब मान लो इसने 2 वाटर तोड़ा और 2 वाटर तोड़ करके 2 H+ आयन ले लेगा तो H2CO3 बन जाएगा। अच्छा जब एक वाटर तोड़ेगा, एक H आयन लेगा तो OH आयन भी एक फ्री करेगा। और जब 2 वाटर तोड़ेगा, 2 H+ आयन लेके कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो 2 OH आयन फ्री करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, इसका एक मॉलिक्यूल पानी में गया, डुबकी लगाया, वाटर के साथ झगड़ा किया, कितने H+ आयन दे रहा है? यदि बाइकार्बोनेट बन रहा है तो 1 OH आयन देगा। कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो 2 H+ आयन, 2 OH आयन देगा। यदि मान लो यदि ये दिख रहा है प्रोडक्ट में ये दिख रहा है तो वैलेंसी वेक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा। और यदि प्रोडक्ट में ये दिख रहा है तो वैलेंसी वेक्टर 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब तुमको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। देखो सामने, देखो सामने, ये है सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट। तुमने इसका पता, ये सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइज होके OH आयन दे रहा है कि नहीं? बोलो, आखिर ये पानी में गया, वाटर को तोड़ा, OH आयन दिया ना। और जो OH आयन देता है उसका नीचे क्या? बेसिक। ये है बेसिक है। याद कर लो, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बेसिक होता है। और जब हमने वॉल्यूमेट्री की क्लास ली थी ना तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O को बेसिक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा था। मतलब ये सॉल्यूशन एक बार बना दो, सालों पड़ा रहे, कभी ख़राब नहीं होता। हमारी लैब में जो हमको बेस दिया जाता है टाइट्रेशन कराने के लिए, वो यही तो होता है। दिस इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसका सॉल्यूशन एक बार बना दो, सालों पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। दिस इज द बेसिक प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बेसिक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसका रिएक्शन हमने HCl से कराया और सोडियम बाई कार्बोनेट पाया। बताओ इसका वैलेंसी वेक्टर बोलो, इक्विवेलेंट वेट। और मान लो सोडियम कार्बोनेट का तुमने HCl के साथ फिर रिएक्शन कराया और सोडियम कार्बोनेट पाया। बताओ, सोडियम कार्बोनेट पाया। यहाँ बाई कार्बोनेट पाए थे तो वही, अब यहाँ कार्बोनेट पा रहे हो तो 2। समझ में आया? इस केस में इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m/2। याद रखना, वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन पर डिपेंड करता है। पहला काम, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, पहले उसको देखो, आखिर जो मेरे सामने प्रॉब्लम आया है उसमें हो क्या रहा है, क्या रिएक्शन है, रिडॉक्स है कि नॉन रिडॉक्स है। अच्छा नॉन रिडॉक्स है तो कौन सा, एसिड बेस है कि प्रेसिपिटेशन है? पहले रिएक्शन को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद जो उस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं उसका वैलेंसी वेक्टर निकालना है। वैलेंसी, और जहाँ वैलेंसी वेक्टर तुमने निकाल लिया फिर उसके बाद क्या करना है? इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और जहाँ तुमने इक्विवेलेंट निकाल लिया फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बोलो, बात समझ में आया? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 2 HCl, हाँ, और साथ में ये भी बन रहा है ना, NaCl भी है ना। पूरा रिएक्शन लिखे नहीं हम। चलो, जब इसमें तुम डालोगे तो क्या बनेगा? क्या बन रहा है? नहीं, Na2 ये बनेगा, सॉरी। जब तुम ये डाल रहे हो तो क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा प्लस NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। हाँ अब ये सही है, ये जो हम पहले से लिख चुके थे। क्लियर हुआ?
जब तुम बेस को एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये H2CO3 ये प्लस NaCl और प्लस वाटर, यानी यही तो बन रहा है। देखो, बोलो क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आया सबको? अब देखो, जैसे मेरे सामने SO2 है, इसका रिएक्शन तुमने NaOH से कराया और NaHSO3 बनाया। इसी का तुमने 2 मोल NaOH से रिएक्शन कराया तो Na2SO3 बनाया। इसी SO2 का तुमने H2S से रिएक्शन कराया, इसका नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। सबकी आवाज नहीं आई, क्यों माने रिड्यूसिंग? रट के आए हो? क्यों रिड्यूसिंग है? सल्फर अपनी रेंज के बॉटम पर है, बॉटम वाला रिड्यूसिंग, टॉप वाला ऑक्सीडाइजिंग। तो ये जब रिड्यूसिंग है तो निश्चित को रिड्यूस करेगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो इसका ऑक्सीजन बढ़ेगा घटेगा? बोलो, घटेगा। इस समय +4 में है ना, तो +4 से घट के 0 में जाएगा, क्योंकि सल्फर एलिमेंटल फॉर्म स्टेबल होता है। बोलो क्लियर? अच्छा, तुमने इसका रिएक्शन KMnO4 से कराया, इसका नेचर क्या है? तो निश्चित इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसका ऑक्सीजन क्या बढ़ेगा, और +4 से बढ़ के +6 में जाएगा, और 6 का +6 कंपाउंड बन जाएगा, सल्फर का +6 बन जाएगा। अब क्या बनेगा, उससे मेरा क्या मतलब? क्या मतलब? हमको तो आंसर चाहिए। आगे चलो, मान लो तुमने इसका रिएक्शन K2Cr2O7 से करा दिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और +4 से +6 में लेके जाएगा। इसके ऊपर जा नहीं सकता, रेंज इसका मैक्सिमम +6 होता है। बोलो क्लियर? हाँ, हर रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या सेम होगा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम सेम होगा? अलग अलग होगा? क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से देखो, जब तुम SO2 का इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, NaHSO3 बन रहा है, जबकि इसको पानी में जब डालोगे ना तो H2SO3 बनता है। बोलो, ये भी नहीं समझ में आ रहा कैसे बनता है? एसिड ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर की ऑक्सी एसिड, SO2 प्लस वाटर को मिलाओगे तो क्या बनेगा? H2SO3। दिख रहा है कि नहीं? तो बता, इसका एक मालिक्यूल कितने H% दे सकता है? दे सकता है 2। दिया कितना? इसका मतलब वैलेंसी वेक्टर 1। वैलेंसी वेक्टर 1 तो इक्विवेलेंट वेट हो गया m/1, और गैस है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो गया मोलर वॉल्यूम बाई 1। बोलो। अच्छा, दूसरा रिएक्शन में देखो, इसमें तुमने NaOH का 2 मोल डाला है, तो दोनों H% इसने खींच लिया। इस 2 मोल NaOH ने 2 H% खींच लिया। देखो, दोनों H% गायब हो गया। तो बताओ इसने कितने H% दिए? 2 दिया। अब इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट m/2, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा मोलर वॉल्यूम बाई 2, यानी 11.2 लीटर हो गया। बोलो। अच्छा, जब तुमने इसका H2S के रिएक्शन कराया तो बताओ +4 से क्या होगा? 0 हो गया। कितने का चेंज आया? 4 का। कितने मालिक्यूल से? 1 मालिक्यूल से 4 का चेंज। वैलेंसी वेक्टर 4, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 4, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम बाई 4। अब जो भी है 5.6 आया, उससे मेरा क्या मतलब? हम तो तरीका बताएंगे, हमारा वैल्यू से कोई मतलब नहीं। आगे मान लो तुम SO2 का KMnO4 से करा रहे हो, तो ये +4 से कहाँ ला रहा है? +6 में। बताओ कितने का चेंज? कितने से? पर मालिक्यूल 2 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट हो गया m/2, और गैस है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो गया मोलर वॉल्यूम बाई 2, 11.2 लीटर। अच्छा, तुम डाइक्रोमेट के साथ करा रहे हो, इसका भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा 4 और 6 में। पता कितने का चेंज आया? 2 का। पर मालिक्यूल 2 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट m/2, इक्विवेलेंट वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम बाई 2, 11.2 लीटर एट NTP। मतलब एक ही मालिक्यूल के अलग अलग रिएक्शंस हैं, वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है, इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग है, लेकिन मोलर मास, मोलर वॉल्यूम तो सेम है। मॉलिक्यूलर वेट कभी नहीं बदलता, मोलर वॉल्यूम नहीं बदलता, बदलता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि वैलेंसी वेक्टर बदल रहा है। बात समझो। H, हाँ देखो HNO2 भी दो तरफा रोल प्ले करता है।
वो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, मतलब दोनों दो तरफा खेल रहे हैं। तो ऐसे केस में जब तक एक तुम ये तो इसमें जब ये ऑक्सीडाइजिंग का भी रोल प्ले कर सकता है, रिड्यूसिंग का भी रोल प्ले कर सकता है, जब दोनों रोल प्ले कर सकता है तो सामने कौन है, इसके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा तो बिहार रिड्यूसिंग, सामने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन बीच वाला भी दो तरफा है तो ये भी दो तरफा हो जाएगा, तो मतलब रिएक्शन क्लियर नहीं होगा। हाँ, फिर क्लियर करने के लिए मीडियम देना पड़ेगा। आखिर रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एसिड मीडियम में हो रहा है कि बेसिक में हो रहा है कि न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है। तो हमने क्लास में बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा इफेक्टिव होती है बेसिक मीडियम में। इसका मतलब तुम उसको रिड्यूसिंग की तरफ बिहेव करना चाहते हो, मीडियम बेसिक कर दो तो रिएक्शन हो जाएगा। और तो मीडियम भी नहीं बता रहे हो, केवल नाइट्रस ही डाल दो, मतलब वो कन्फ्यूजिंग, ये भी कन्फ्यूजिंग। जब तक रिएक्शन क्लियर नहीं करोगे तब तक वैलेंसी फैक्टर नहीं आएगा, और बिना वैलेंसी फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। याद है सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग पावर बेसिक मीडियम में ज़्यादा होती है, तो मीडियम डिसाइड करेगा तब। तो मीडियम तुमने बोला नहीं, इसलिए क्वेश्चन फंस गया। या तो फिर रिएक्शन लिखा हो या तो लिख के दे कंडीशंस का, तब हम बना देंगे। हाँ बोलो, समझ में आया? और मान लो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन टाइप का है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन तुमने बेरियम क्लोराइड से कराया और बन रहा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ये है प्रेसिपिटेशन टाइप का रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज नहीं है, जो ऑक्सीजन नंबर एल्युमिनियम का यहाँ है वो यहाँ भी है, जो बेरियम का यहाँ है वो यहाँ भी है, जो सल्फर का यहाँ है वो यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं है। दिस इज द नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? हाँ, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव पर मॉलिक्यूल, पता इसके एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव, एक का 3, 2 का 6 पॉजिटिव। और इसका फॉर्मूला सही नहीं है, जब ये +3 है, ये -2 है, तो 2 इधर आएगा, 3 इधर ना आएगा। तो अब सही फार्मूला है, एक एल्युमिनियम का 3 पॉजिटिव, 2 एल्युमिनियम का 6 पॉजिटिव। अच्छा, एक का -2, 3 का -6, तो या तो 6 ये लो या तो ये ले लो, यानी एक वैलेंसी फैक्टर क्या 6 और इक्विवेलेंट वेट होगा m/6। नहीं समझ में आया? समझ में आया? चलो, वैलेंसी फैक्टर आ गया, इक्विवेलेंट भी हमने बता दिया, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब हम इस कंसेप्ट को लगाते हैं प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम के ऊपर लगाते हैं। आप जैसे क्वेश्चन आया, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। फिर से बोलो। 1 मोल कोई एटम है, हाँ 1 मोल सब कोई डायटॉमिक है। 1 मोल डायटॉमिक गैस है, NTP पर उसका वॉल्यूम 11.2 लीटर है। हाँ, क्या चाह रहे हो? पहली बात, 1 मोल कोई भी गैस हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, उसका वॉल्यूम तो 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन को तुम ठीक से पढ़ो जरा। अच्छा, अब सही है। हाँ, अब सही है। 1 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एनी डायटॉमिक गैस, अब सही है लेंस। हाँ, 1 मोल्स ऑफ एटम ऑफ एनी, हाँ आ गया आंसर। अब बताओ, कोई भी मान लो डायटॉमिक गैस है, समझो O2 गैस है, डायटॉमिक है, कोई भी गैस O2 हो, N2 हो, कोई भी डायटॉमिक गैस हो, 1 मोल है मान लो, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर NTP पर होता है। बोलो। लेकिन यहाँ बोल रहा है 1 मोल एटम, मतलब इसका आधा हो गया। इसका क्या होगा? आधा। तो जब तुम इसका आधा करोगे तो वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा। ठीक तो है? ठीक तो है। लेकिन ये मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। हम लोग इस समय कहाँ चल रहे हैं? इक्विवेलेंट में। हाँ देखो सामने, जैसे मान लो क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को हम लोग लगा सकते हैं सारे प्रॉब्लम में, इडियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक,
थर्मोकेमिस्ट्री सब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको ईडियोमेट्री में अप्लाई करना है। ईडियोमेट्री, कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है गैस, उसका तुमने 6 ग्राम है, तुमने उसका कंबशन किया ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, आंख बंद करके, CO2 एंड वाटर। ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन गैस है 6 ग्राम, इसका कंबशन करने में 24 ग्राम ऑक्सीजन खपत हो रही है, तो बताइए वो गैस कौन सी है? पहचान सकते हो तुम कैसे? देखो सामने ऑप्शन दिया है, वो गैस मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, एथिलीन है, स्टिलीन है, ऑप्शन दे दिया। सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि हमको मालूम है कि कंबशन इज द कंप्लीट। कंबशन क्या है? और जब रिएक्शन कंप्लीट है तो लगा दो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, जितने इक्विवेलेंट गैस के यूज होंगे उतने ऑक्सीजन के भी यूज होंगे। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ गैस, हाइड्रोकार्बन गैस इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो। अच्छा, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका वेट कितना है? 6 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट पता नहीं, निकालना है। इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा पता? O2 किस में जा रहा है? CO2 में जा रहा है। इसका ऑक्सीजन का 0 और यहाँ ऑक्सीजन का -2। बताओ एटम बैलेंस है कि नहीं? आवाज़ नहीं है, बैलेंस है। और जिसमें बैलेंस जो है उसके ना, एक ऑक्सीजन का 0, 2 का 0, एक ऑक्सीजन का 0 तो टोटल 0, एक का -2 तो 2 का, कितने का चेंज? 4 का चेंज। कितने से? 1 से 4 का चेंज। वैलेंसी फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट बाई 4। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 32 बाई 4। कितना आ गया? 8। हाँ, सॉल्व करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे तो कितना आया? 2 आ गया। इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 2। अच्छा, इक्विवेलेंट 2 आया। अब तुमको चेक करना है पहली गैस कौन सी है तुम्हारी। मान लो मीथेन है, पहली गैस कौन सी है? मीथेन। आज जब तुम मीथेन का कंबशन करोगे तो CO2 वाटर बनेगा कि नहीं? अब तुम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। यदि इक्विवेलेंट वेट 2 आ गया, आंसर आ गया। चेक करो। हाँ, इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर कितना? 12, 4। हाँ, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? यहाँ का हाइड्रोजन का क्या होगा? +1, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, और यहाँ कार्बन का 4 पॉजिटिव। बताओ कितने का चेंज? कितने मालिक्यूल से? 1 मालिक्यूल से 8 का चेंज, पर मालिक्यूल 8 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर 8, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 8। बताओ 2 आ गया ना, मतलब आंसर सही है। नहीं तो दूसरा पकड़ो, दूसरा इथेन। एक एक करके 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों चेक कर लो। ये तो हाइड्रोकार्बन में 4 ऑप्शन दिया है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 ऑप्शन तो दिया है ना, तो हमने एक एक ऑप्शन पकड़ लेंगे, जिसका इक्विवेलेंट वेट 2 आएगा उस पर हम टिक मार देंगे। नहीं समझ में आया? ये हो गया ईडियोमेट्री, गैस एनालिसिस कर लिया तुमने। और देखो स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम लगाते हैं, जैसे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम। सामने देखो स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, तुम्हारे सामने NaCl और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर दिया गया। स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, ध्यान से देखो। NaCl सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर दिया है, कितना? 10 ग्राम। इस 10 ग्राम को तुमने पानी में घोला, सॉल्यूशन तैयार किया, और इस सॉल्यूशन को तुमने न्यूट्रलाइज किया HCl के द्वारा। इसमें HCl का 1 नॉर्मल 10 ml लग गया। तो बताइए इसमें कितना % NaCl का है? पूछ रहा है। कितना % ये है बताओ? पूछ रहा है। समझ में आया? जिसे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम। जरा ध्यान से देखो, इसका नेचर क्या है? एसिड से कौन रिएक्ट करेगा? बेस ये है कि ये है कि दोनों है? बेस ये है कि ये है कि दोनों है? दोनों। हाँ, केवल ये है, ये नहीं है। हाँ, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा नहीं, OH आयन देगा नहीं। इसका सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल ही होता है, वो किसी से रिएक्ट करता नहीं। मतलब ये केवल अंदर तमाशा देखेगा, रिएक्शन इनके बीच होगा आपस में। और जब भी होगा तो किसके अनुसार? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के अनुसार। लॉ इक्विवेलेंट क्या बोलता है? जितने इक्विवेलेंट HCl के उतने इसके भी यूज होंगे। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इक्विवेलेंट निकालने के 4 फॉर्मूले। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितना है? 1, वॉल्यूम लीटर में, और इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका एक मॉलिक्यूल 2 H दे सकता है,
बताओ ये वेट आ गया। अच्छा ये वेट किसका आया? सोडियम कार्बोनेट का। कितने में? तो 10 में इतना तो 100 में कितना परसेंटेज? 10 में इतना तो 100 में कितना परसेंटेज? अब मान लो परसेंटेज 60 आया तो ये 40 होगा, ये 70 आया तो 30 होगा, यदि 50 तो ये भी 50 होगा। ये भी आ गया। क्या दिक्कत है? केवल डर है, अंदर कुछ नहीं है। डर निकालो तो कुछ नहीं है। फिजिकल सबसे आसान होता है, केमिस्ट्री का सबसे आसान पोर्शन फिजिकल होता है। केवल डर से आदमी उसको लगाता नहीं जल्दी, उसमें टाइम भी लगता है ना कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन से भी लोग भागते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, समय नहीं है ना। 4 क्वेश्चन लगाएंगे शीट से, बहुत भारी हो गया, बहुत भारी हो, तुरंत मोबाइल उठा लेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश कर ले। अब फ्रेश क्या किया? 2 घंटा मोबाइल लगा दिया। प्रॉब्लम लगाएगा 4 मोबाइल लगाएंगे 1 घंटा, फिर 4 लगाएंगे, फिर मोबाइल पकड़ लेंगे, और नहीं तो बाहर टहलने निकल जाएंगे। मूड फ्रेश कर रहे हैं। अरे हमको तो लगाने से मूड फ्रेश होता है, लगाने से मूड फ्रेश होता है। उल्टा चलो ना मेरी तरह, घर पहुंच जाओगे। भाई एक लड़का क्लास में लेट पहुंचा है, टीचर पूछ रही क्या बात है, लेट क्यों आए हो? पानी बरसात हो रही बाहर, लेट क्यों आए हो? तो कहता 1 कदम क्लास की तरफ आगे बढ़ते थे, फिसल के 2 कदम पीछे चले जाते थे। 1 कदम आगे बढ़ते थे, 2 कदम फिसल के पीछे चले जाते थे। तो मैडम बोली तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमने घर का रास्ता पकड़ लिया था, घर का रास्ता पकड़ लिया था, चले घर की तरफ, यहाँ तक पहुँच गए। तो तुम भी उल्टा चलो। हाँ देखो सामने वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम। वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम क्या होगा? देखो सामने कोई 2 सॉल्यूशन है, समझो ये है KMnO4 का सॉल्यूशन है, 1 नॉर्मल का 50 ml। इसके साथ तुमने रिएक्शन कराया फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, मोहर सॉल्ट का फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। हाँ इसके 1 नॉर्मल कितना है? 50 ml। इसको तुमने रिएक्ट कराया फेरस सल्फेट के 100 ml के साथ, 100 ml के साथ तुम रिएक्शन करा रहे हो। तो बताओ इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, इसकी मोलरिटी क्या होगी, पूछ रहा है। ये 2 सॉल्यूशन है, तुमने दोनों को टाइट्रेट कराया, दोनों सॉल्यूशन है। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। बताओ इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग, इसका नेचर का रिड्यूसिंग, रिडॉक्सेशन होगा। बोलो क्लियर? जितने इक्विवेलेंट इसके यूज होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके भी यूज होंगे, बराबर बराबर इक्विवेलेंट यूज होंगे। अच्छा यहाँ भी दिया नॉर्मलिटी वॉल्यूम, यहाँ भी दिया नॉर्मलिटी वॉल्यूम, तो कंसेप्ट क्या लगेगा? N1 V1 N2 V2। ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। अच्छा इसकी नॉर्मलिटी कितनी है? 1। वॉल्यूम कितना? 50। इसकी नॉर्मलिटी पता नहीं, वॉल्यूम 100, यानी कि 100 इंटू N 1 इंटू 50, तो नॉर्मलिटी आ गई 50/100, यानी कि 1/2। बोलो। लेकिन मोलरिटी भी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। अच्छा नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ पता इसका वैलेंसी फैक्टर, अरे +2 में है ना, +2 में तो +3 में ही जाएगा, और जा नहीं सकता। +3 इसका स्टेबल होता है, तो जब 2 से 3 में जाएगा 1 का चेंज आएगा, पर मालिक्यूल 1 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर 1, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी के बराबर। ये भी 1/2, ये भी 1/2, मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम। क्योंकि दोनों सॉल्यूशन है तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया। बोलो क्लियर? और देखो जब तुम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, कोई सॉल्यूशन है तुमने उसको डाइल्यूट कर दिया पानी डाल के, याद रखना डाइल्यूशन से सॉल्यूट के इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जितने इक्विवेलेंट डाइल्यूशन से पहले थे उतने ही इक्विवेलेंट डाइल्यूशन के बाद होंगे, है ना? इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। जितने इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन से उतने ही इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन हो गए, इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इंटू, तो फार्मूला क्या लगेगा? N1 V1 N2 V2। जैसे समझो तुमको सॉल्यूशन दिया गया 1 नॉर्मल का 100 ml सेल दिया गया, तुमने क्या किया? इसमें पानी डाल दिया, कितना? 400 ml डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया। अब ये डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूटेड।